अस्सलाम वालेकुम। चाइना इस वक्त दुनिया की एक बड़ी जीडीपी बनकर सामने आ रहा है। चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ये इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर भी है। लेकिन चाइना हमेशा से ऐसा कभी भी नहीं था। बात है 1949 की, जब चाइना में गुर्बत का रेशो 90% से भी ज्यादा थी और लोग गुर्बत की लाइन से भी ज्यादा नीचे थे। लेकिन इस वक्त चाइना का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% है और चाइना इस वक्त दुनिया को हर फील्ड में लीड कर रहा है और चाइना की नो लिमिट्स पॉलिसी है इस वक्त और चाइना में फुल फ्रीडम है और लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाइना में पड़ी हुई हैं चाइना की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था और ये ऐसे कैसे हुआ इसको जानेंगे आज के हम इस वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। 49 में जब माओ ने इक़्तिदार संभाला तो माओ ने चाइना को बेहतर बनाने की पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की। माओ की कोशिश थी कि चाइना को दुनिया की ताकतवर कंट्री बनाया जाए, लेकिन ये एक तरह का डिक्टेटर था, यानी कि चाइना के ऊपर काबिज हुक्मरान था। ये किसी को भी कोई बात नहीं करने देता था। इसने चाइना में आते ही सबसे पहले ग्रेट लीप पॉलिसी का आगाज किया। जो ग्रेट लीप पॉलिसी है उसके मुताबिक एग्रीकल्चर में जो जमीनें थी उसका कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास रहेगा, लेकिन जो भी उगाएंगे वो किसान उगाएंगे, किसान उगाकर गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट उसके बदले में उन्हें कुछ वापिस करेगी पेमेंट की शक्ल में। लेकिन इससे खातिर का नतीजा ना निकला, बल्कि वो गवर्नमेंट को खसारा हुआ क्योंकि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लोग काम में दिलचस्पी लेना छोड़ गए क्योंकि लोगों को कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से चाइना की करेंसी मजीद डाउन हो गई। इसके बाद हुकूमत इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज किया, जिसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्री को फरोग देने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी डिक्टेटरशिप थी। आर्मी सर्वेंट्स या पुलिस सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो लोग थे वही डिक्टेट करते थे कि कंपनीज रन कैसे होंगी, जिसकी वजह से कंपनी फ्लॉप करना शुरू हो चुकी थी और मैनेजर्स को भी काम में कोई इंटरेस्ट या खातिर कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। ये सिचुएशन इस कदर बढ़ती चली गई कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब पहुंच गई। लोगों ने धरने एहतजाज करने शुरू कर दिए और लोगों में नफरत मजीद बढ़ने लगी और लोग इस कदर नफरत करने लग पड़े कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग पड़ी। लेकिन इसके चलते ही माओ ने एक नई पॉलिसी का आगाज किया, इसका नाम था कल्चरल रेवोल्यूशन। लग तो ये रहा था कि ये कल्चर को बचाने के लिए और चाइना की तरक्की के लिए था, लेकिन ये माओ ने अपने ओपोजिशन को क्रश करने के लिए बनाई थी और उसने एक रेड गार्ड्स के नाम से फोर्स को मुनज़्ज़म, जिसका काम था कि जो भी माओ की पॉलिसी से इख्तिलाफ करे उसको काट के फेंक डालो या उसका बेरागर कर दो। कहा जाता है कि इस दौरान 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग चाइना के अंदर मरे थे और कई जगह पे लिखा जाता है कि ये 50 मिलियन से भी ज्यादा की तादाद में लोग थे जो इस दौरान रेड गार्ड्स के साथ झड़पों में मारे गए। तो ये एक बहुत ही बड़े एक मर्डर की जो हिस्ट्री मिलती है चाइना के अंदर के लोगों ने जब एहतजाज किया तो इतना बड़ा कत्ल। माओ के चलते तो कुछ अच्छा ना हो सका, लेकिन ये भी नहीं है कि माओ के चलते कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। माओ ने एग्रीकल्चर में और एजुकेशन में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिसके खातिर का नतीजा निकले लोगों में लिटरेसी रेट जो है वो हाई हो गया। इवन के 1996 में जब माओ की डेथ हुई तो डिंग जाओपिंग ने जब हुकूमत संभाली तो डिंग जाओपिंग हुकूमत संभालने के 2 साल बाद जब लिटरेसी रेट को चेक किया गया तो चाइना के अंदर लिटरेसी रेट 65% तक जा चुका था। चाइना तरक्की की राह पर गामजन हो चुका था। लेकिन डिंग माओ थे, उनकी पॉलिसी माओ से बिल्कुल डिफरेंट थी क्योंकि वो माओ के दौर में एक ओपोजिशन पार्टी में थे और माओ की पॉलिसी से हमेशा उन्हें इख्तिलाफ रहा था और माओ में हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। लेकिन डिंग जाओपिंग चाहते थे कि बिजनेसमैन को स्ट्रेटेजिक आजादी दी जाए जिसमें वो अपनी आजादी के साथ बिजनेस कर सके। उन्होंने डिक्टेटरशिप को तो खत्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक चीज को खत्म कर दिया कि जो गवर्नमेंट को जवाबदेह होते थे लोग, उसका जो है वो मुकम्मल बाइकाट किया जाए। उन्होंने जमीनें लोगों को लीज पर दी और लोगों को कहा आप अपनी मर्जी से जो मर्जी उगाएं और जो आप बेचना चाहते हैं वो बेचें और इसके बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए और चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी अब तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे ही डिंग ने ये पॉलिसी बनाई तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो बढ़नी शुरू हो गई और जो एग्रीकल्चरल के जो फार्मर्स थे वो डिसेंट्रलाइज्ड होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुल्क की जो जीडीपी है वो बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद चाइना ने ऐसी पॉलिसी मुरतब की जिसके अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जवाबदार नहीं होती थी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स अब इंडस्ट्री से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, जिसका फायदा ये हुआ कि मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस आया कि अब वो जो चाहे बनाकर पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और इस वक्त चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा है। इवन कि दुनिया की जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूशन चाइना अकेले की है। पूरी दुनिया एक तरफ, 150 से ज्यादा कंट्रीज एक तरफ और अकेला चाइना एक तरफ 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक दिन की बात नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और डिंग जो थे उन्होंने आकर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, इन्होंने आकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, इन्होंने लोगों को इकोनॉमिकल फ्रीडम दिया। इन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा की या इवन के 4 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो थी एजुकेशन पे की। इनका
मानना था कि अगर लोग एजुकेट होंगे तो तब ही चाइना तरक्की कर सकता है। तो इन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी, और इसके बाद इन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर इवन के 2020 के अंदर 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर की गई है। चाइना ने अपने एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में और प्रोजेक्ट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट की, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कंट्री के लोगों में और वो मजीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन सिस्टम का एक ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया कि जिसकी वजह से चाइना आज दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने जा रहा है और इवन बन भी चुका है काफी एस्पेक्ट्स में। चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इवन कि अगर देखा जाए 1949 में, तो चाइना और हम में उस वक्त इतना कोई बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन हमने अपनी अजीबोगरीब पॉलिसीज और डिक्टेटरशिप के चलते अपने इस सिस्टम में ऐसा खुद को उलझा लिया पावर के नशे और लालच में कि हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हम इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़े हैं चाइना से वर्स्ट नहीं है, हम अभी भी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि हम अपने सिस्टम को ठीक कर सकें।